नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या भूमि विवाद मामले में 18 अक्टूबर तक बहस पूरी होने की उम्मीद। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा, रोजाना सुनवाई के साथ जारी रह सकती है मध्यस्थता की प्रक्रिया। देश की सीमाओं का इतिहास लिखे जाने को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। 2 साल के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य। राष्ट्रीय सीमाओं के निर्माण और बदलाव के साथ सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के जीवन की भी होगी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को 44 अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी। भारत को जीएसपी व्यापार कार्यक्रम में बरकरार रखने की मांग। जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार कार्यक्रम। विदेशों में बसने वालों में पहले पायदान पर भारतीय। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा। मैक्सिको दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के आधे प्रवासी सिर्फ 10 देशों में। मोहाली में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 आज। जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी दोनों टीमें। धर्मशाला में खेला जाने वाला पहला टी20 मैच बारिश की वजह से हो गया था रद्द। अयोध्या भूमि विवाद मामले में 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो सकती है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सभी पक्षकारों के वकीलों से कहा कि इस मामले में बहस 18 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए, ताकि जजों को निर्णय लिखने के लिए करीब 4 हफ्तों का समय मिल सके। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अगर पक्षकार मध्यस्थता के जरिए मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहते हैं तो वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि उन्हें पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कलीफुल्ला का पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले के कुछ पक्षकारों ने फिर से मध्यस्थता प्रक्रिया बहाल करने की इच्छा जताई है। पीठ ने कहा कि मामले की रोजाना चल रही सुनवाई की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और ये जारी रहेगी। हालांकि अदालत ने कहा है कि सुनवाई के साथ जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता प्रक्रिया भी जारी रह सकती है और ये प्रक्रिया अभी भी गोपनीय रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमाओं का इतिहास लिखने का काम शुरू करने को मंजूरी दे दी है। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के विशेषज्ञों, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्काइव्स, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इतिहास लेखन के दायरे में सीमाओं के विभिन्न पहलुओं को रखा जाएगा। इसमें सीमाओं का निर्माण और बदलाव, सुरक्षा बलों की भूमिका, सीमावर्ती लोगों की भूमिका और उनके जीवन की संस्कृति और सामाजिक आर्थिक पहलू शामिल हैं। राष्ट्रीय सीमाओं और सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के जनजीवन के बारे में आम लोगों को जानकारी देने वाली अपनी तरह की ये पहली परियोजना है। इसके 2 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है और इसमें रक्षा क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। कल दिल्ली में भारतीय रक्षा विनिर्माता संघ के वार्षिक समारोह में कहा कि कई कारणों से भारतीय रक्षा उद्योग अतीत में अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि इस वजह से देश आयात किए गए हथियारों पर निर्भर हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, ताकि भारत विश्व में न सिर्फ हथियारों का बड़ा निर्माता बने बल्कि रक्षा निर्यातक भी बने। उन्होंने कहा कि भारत का जिस तरह का आकार है और दुनिया में जैसी उसकी प्रतिष्ठा है, उसे देखते हुए भारत संप्रभुता की रक्षा और विदेश नीति के लिए आयात किए गए हथियारों पर भरोसा नहीं कर सकता। और हमारी कोशिश तो यह है कि 2032 आते आते भारत की इकोनॉमी की साइज अप्रॉक्सीमेटली $10 ट्रिलियन तक हो जाए। और यदि हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो बिना आपके सहयोग के इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता।
इस ग्राउंड रियलिटी को भी हम अच्छी तरह समझते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति में इंडियन इकोनॉमी के जिन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें डिफेंस सेक्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं इनोवेशंस के इंडेवर्स को प्रमोट करने तथा ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह पक्की करने हेतु किए जा रहे इफर्ट्स में डिफेंस सेक्टर का रोल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर है। वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों के दल ने मुंबई में चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख पक्षकारों से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इसके अलावा आयोग की टीम ने महाराष्ट्र के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो रहा है। उनके साथ में इलेक्शन कमिश्नर्स भी मुंबई में आए हुए हैं और पूरा जायजा उनका ये चल रहा है कि किस तरह से माहौल है, किस तरह से वातावरण है और सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी वो पूछताछ कर रहे हैं इस बारे में। हमने हमारे तरफ से बताया कि दीपावली का जो उत्सव है वो बहुत जल्दी आ रहा है और दीपावली के हिसाब से वो छुट्टियां भी कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में लगेंगी, तो उस तरह का इंतज़ाम आपके पास से किस तरह से होगा उसका भी आप एक मार्ग बनाइए। Delegations, they have given us the time, we met them and we had made some suggestion. The expenditure limit of 28 lakh rupees very low. There is hike in the various prices, petrol, diesel, printing, even the 12% GST is there. So they must increase the limit of expenditure. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के संथाल परगना में चुनावी बिगुल फूंकते हुए जामताड़ा से आज मुख्यमंत्री रघुवर दास की जौहर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा संथाल परगना के सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान संथाल के 18 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 65 सीटों पर विजय का लक्ष्य रखा है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी संथाल परगना में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता से भी मुख्यमंत्री रूबरू होंगे और बीजेपी के 5 सालों के कार्यों का लेखा जोखा आम जनता के बीच रखेंगे। अटल जी ने झारखंड को बनाकर झारखंड वालों की मांग को पूरा करने का काम किया। मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है। अटल जी ने झारखंड बनाया, मोदी जी ने झारखंड को संवारने का काम किया, झारखंड को विकसित करने का काम किया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की नसीहत देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान को उसकी जमीन से संचालित की जा रही आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीओके एक दिन भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और एक दिन भारत में जरूर शामिल होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताना पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मसले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपसी बातचीत को बढ़ावा देने की बात तो करता है, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा, तब तक उससे कोई बातचीत संभव नहीं है। 370 is not a bilateral issue. 370 is an internal issue. Now, with regard to Pakistan, the issue is not 370. The issue is Pakistan's terrorism. So again, there's no change really, and how can there be? I mean,
must sort of make the world realize, and we do that. I mean, when I go abroad, I always ask other people saying, show me anywhere else in the world where any country conducts terrorism openly against its neighbor as part of what it considers its foreign policy. So until the terrorism issue, what should come on the table first of all is the terrorism issue. मौका था केंद्र सरकार के 100 दिनों के कामकाज की उपलब्धियों के लेखा जोखा पेश करने का। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं और इस वक्त हम तकनीक से लेकर रणनीति के क्षेत्र में काफी करीब हैं। और न सिर्फ भारत बल्कि सुरक्षा परिषद के सभी 5 सदस्यों, उसके अलावा जर्मनी और जापान के साथ भी हमारे रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच में या अन्य देशों के बीच में कुछ मामले सामने आते भी हैं तो उन पर आपस में बातचीत हो जाती है। First of all, let me make this point that India-US relations have come a long way. I mean, look today at the quality of the relationship, look at the amount of trade, look at the political comfort, look at the security cooperation, look at the movement of people, whether you look at the business, at students, at research. I mean, there is no facet of the relationship today which hasn't sort of gone upwards really over the last 20 years. And it has gone through, repeated changes of administration. I mean, it was, Democrat, Clinton, then George Bush, then Obama, then Trump. And the trajectory was always upwards. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में पड़ोसी पहले की नीति पर काफी तत्परता से अमल किया है। G20, G7, ब्रिक्स जैसे सभी बहुपक्षीय मंचों पर भारत ने अपनी विश्वसनीयता को काफी मजबूत बनाया है और विश्व में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि पिछले 100 दिनों में भारत की विदेश नीति ने देश के हितों का ख्याल रखा है और देश के जो लक्ष्य थे उनको पूरा करने का काम किया है, चाहे वो व्यापार का मामला हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला। लेकिन इसके अलावा विदेश नीति ने पूरी दुनिया में भारत की साख बनाने और भारत की आवाज़ को बढ़ाने में भी काम किया है। लेकिन इसके अलावा एक यह भी बात है कि चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या NRC का मुद्दा, भारत जो चाहता है वह करता है और दुनिया के देशों को इस मामले में भारत के साथ आना होगा। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के 44 प्रभावशाली सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से भारत को GSP व्यापार कार्यक्रम में बरकरार रखने की मांग की है। सांसदों की मांग है कि अमेरिका और भारत के बीच होने वाले संभावित व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में अहम जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस या GSP व्यापार कार्यक्रम के तहत भारत का लाभदायक विकासशील देश का दर्जा बहाल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जून माह में GSP के तहत लाभदायक विकासशील देश के रूप में भारत का दर्जा खत्म कर दिया था। GSP अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम है। GSP के तहत भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में तरजीह मिलती थी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटजायर को लिखे खत में संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अर्ली हार्वेस्ट रुख अपनाने से लाभ मिलेगा। GSP अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार कार्यक्रम है। इसके लाभार्थी देशों को अमेरिका में हजारों उत्पादों के निर्यात में ड्यूटी से छूट हासिल थी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटजर को लिखे पत्र में सांसदों ने कहा कि जल्दबाजी की जगह हमें अमेरिकी उद्योगों के लिए बाजार उपलब्ध कराना होगा और इसमें छोटे छोटे मुद्दे आड़े नहीं आने चाहिए। विदेशों में बसने वालों में पहले पायदान पर भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 मिलियन से अधिक भारतीय विदेश में रहते हैं। भारत के बाद मेक्सिको का नंबर आता है, जबकि चीन इस मामले में तीसरे नंबर पर है। दुनिया के 27 करोड़ से ज्यादा प्रवासियों में से ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। पिछले 10 सालों के दौरान इनकी संख्या में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए इसरो और डीआरडीओ ने हाथ मिलाया है। इसरो और डीआरडीओ ने गगनयान परियोजना के लिए मानव केंद्रित प्रणालियां विकसित करने को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि डीआरडीओ की ओर से इसरो को मुहैया कराई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में अंतरिक्ष में भोजन संबंधी तकनीक, अंतरिक्ष जाने वाले दल की सेहत पर निगरानी, सर्वाइवल किट, पैराशूट, विकिरण मापन और संरक्षण शामिल है। इस मौके पर डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि रक्षा अनुप्रयोगों के लिए डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं की मौजूदा तकनीकी क्षमताओं को इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाएगा। इसरो ने 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने से पहले मानव के अंतरिक्ष में पहुंचने की क्षमता प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सीआरपीएफ के जवानों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके कैडर की समीक्षा को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की कैडर रिव्यू पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसका फायदा सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक बी और सी के पदों पर तैनात करीब 2,37,000 कर्मियों को मिलेगा। इस नीति से नए पद सृजित होंगे, जिससे उन्हें अगले पद पर जाने का मौका मिलेगा। प्रमोशन मिलने के समय में भी अब 3 से 5 साल की कमी आ जाएगी। सूबेदार, मेजर से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों की बात करें तो फिलहाल 6,271 नए पद बनेंगे। इससे तकरीबन 91% कर्मियों को फायदा होगा। इसी तरह सामान्य ड्यूटी वाले सब इंस्पेक्टर के पदों पर तैनात कर्मियों के पदोन्नति अवसर भी डबल हो जाएंगे। इनके लिए 17,403 नए पद सृजित होंगे। अब नई पॉलिसी लागू होने के बाद एएसआई सामान्य ड्यूटी के पदों पर तैनात कर्मियों के 34% अवसर बढ़ जाएंगे। इसी तरह हवलदारों को भी 40% अधिक प्रमोशन मिलेगा। जब ये लोग ऊपर के पदों पर जाएंगे तो इन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा। सिपाही को भी ये भरोसा रहेगा कि वो जल्द ही इंस्पेक्टर तक के पद पर पहुंच जाएगा। उत्तराखंड के देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के हाई स्कूल छात्र और शिक्षक भी उनके साथ थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और हमारे महान पूर्वज संतों की पुण्य भूमि है। उन्होंने कहा कि वन संपदा जल संसाधन के रूप में उत्तराखंड के पास विकास के सभी साधन उपलब्ध हैं और अगर प्रकृति ने आपको संसाधन उपलब्ध कराए हैं तो उसके पर्यावरण का संरक्षण कराना भी आप सभी का पावन कर्तव्य है। जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताते हुए उपराष्ट्रपति ने जलीय स्रोतों को प्लास्टिक जैसे पदार्थों के प्रदूषण से मुक्त रखने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं और शिक्षण संस्थाओं से जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त परिवेश को जन अभियान बनाने की अपील भी की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी को अपने जीवन में रामायण के मूल्यों को आत्मसात कर एक आदर्श इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दिल्ली में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कहा कि रामायण सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति का खजाना है और दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में मंगलवार को 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन किया। पहले दिन थाईलैंड के कलाकारों ने रामायण पर आधारित लीला का मंचन किया और रामायण की गौरवमयी गाथा और भारत की स्वर्णिम संस्कृति से रूबरू कराया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रामायण भारतीय संस्कृति और आदर्शों को सिखाने वाला ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण शिक्षा है। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें रामायण का भावानुवाद नहीं हुआ होगा। रामायण सिर्फ संस्कृति का उद्घोषणा करने वाला काव्य नहीं है, आदर्श जीवन को समझाने वाला काव्य नहीं है। इसके अंदर कई ऐसे संवाद हैं जो नीति शास्त्र का भी परिचय देते हैं,
सुशासन का भी परिचय देते हैं, युद्ध शास्त्र का भी परिचय देते हैं, ज्ञान और विज्ञान का भी परिचय देते हैं। इस महोत्सव में थाईलैंड, त्रिनिदाद, टोबैगो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और फिजी के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें वो अपने देश में स्थापित रामायण के मूल्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने का मंच है। रामायण is India's great literary gift to the entire world. It has now practically become a global treasure. Ramayana has everything that has impacted on human lives. It talks about commitment, about integrity, about dedication and sacrifice, and also about aspirations, relationships, and human longings. 19 सितंबर तक दिल्ली में आयोजन के बाद इस उत्सव को लखनऊ में 20 से 22 सितंबर तक और 21 सितंबर को पुणे में आयोजित किया जाएगा। पूरे उत्सव के दौरान देश विदेश के कलाकार रामायण महाकाव्य की सांस्कृतिक व्याख्याओं का प्रदर्शन करेंगे। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत 2015 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में महाकाव्य के विभिन्न संस्करणों को देखने का मौका मिलता है। भारत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के किसान विद्या दत्त के जीवन संघर्ष पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग को ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। फिल्म का प्रदर्शन ऑस्कर समारोह में अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ये फिल्म केरल में आयोजित इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में भी पहला स्थान हासिल कर चुकी है। 1 घंटे की फिल्म में किसान विद्या दत्त शर्मा का जीवन संघर्ष दिखाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अवार्ड के लिए नामित होने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म युवाओं को अपने गांव में रहकर सेवा करने की प्रेरणा देने के साथ ही वहां से पलायन रोकने की दिशा में भी सहायक होगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार से अब तक कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं झारखंड में भी भारी बारिश और बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा और यमुना नदी के तटीय हिस्सों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रयागराज और वाराणसी के अधिकारियों को पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के कोटा बूंदी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अपने 1 दिन के दौरे पर वो रेलवे स्टेशन से सीधे उन इलाकों में पहुंचे जहां बाढ़ के पानी ने लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया है। उन्होंने बाढ़ के कारण विस्थापित गांव के लोगों से बात भी की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने के लिए भी भरोसा दिया। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच आज मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। धर्मशाला में सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। भारत की स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के 53 किलोग्राम वर्ग में जगह बना ली है। विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सारा हिल्डनब्रेंट को हराकर हासिल किया और इसके साथ ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल के लिए विनेश का मुकाबला मारिया से होगा। विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के दूसरे मुकाबले में सारा एन हिल्डब्रांड को 8-2 से मात दी और इस जीत के साथ ही विनेश फोगाट 2020 टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पहली महिला रेसलर बन गई हैं।
चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। सिंधु ने पहले दौर में चीन की ली शुरुई को 21-18, 21-12 से शिकस्त दी, तो वहीं पुरुष एकल में बी साई प्रणीत ने पहले दौर में थाईलैंड के सुपान्यू को 21-19, 21-23 और 21-14 से हराया। साइना नेहवाल पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।